जी सर, बिल्कुल। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। अब इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में अगर हम लोग मैं थोड़ी-सी शिकायत से शुरू करता हूँ सर। आपसे तो हमारा पुरानी वाक़फ़ियत है, जानकारी है, हर चीज़ पर आप हमको बताते रहते हैं। आपने ये कभी बताया नहीं सर कि आरएसएस का योगदान रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने प्रश्न आपने देखिए फिर आपने मतलब मेरे ऊपर रख के किया है, लेकिन गंभीर प्रश्न है और इसकी बात होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को या हर राजनीतिक दल को अपनी बात को कहने का, या मैं तो कहता हूँ गढ़ने का भी एक एक लोकतंत्र में एक अधिकार है। वो एक बात कह रहे हैं, और जो बहुत मुझे लगा कल जो जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था लाल किले से, वो इस मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और लकीर से हट के था। कि कभी भी जो लाल किले से जो भाषण होता था देश के प्रधानमंत्री का, वो देश को संबोधित करने में और उसमें गंभीर मुद्दों और चर्चा की बात होती है। वहां राजनीतिक कंपल्शंस को लेकर के जिस तरीके से आरएसएस की वाहवाही की गई है, इसके ऊपर देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हमारे और आपके विरोध तो एक गौण इशू है। इतिहास के पन्नों में आप देखिए तो बहुत सारी बातें हैं, और देखिए जो इतिहास के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, राजनीतिक दल पूरी दुनिया में हमने अध्ययन किया है, हर राजनीतिक दल या हर राजनीतिक सोच के लोग एक अपना एक नैरेटिव बनाते हैं, कथानक बनाते हैं, और उसमें बहुत मतलब सच जो है वो एक तरीके की एक कैजुअलिटी होता है, सच जो है पीछे छुप जाता है। और बहुत सारी चीजें मतलब उसको आप मन गढ़ंत भी कह सकते हैं, वो भी गढ़ी जाती है और कही जाती है। और जैसा कहा जाता है कि 10 बार अब एक बार कहें तो वो लोग उसको मानने लगते हैं। बात देखिए, जो आजादी की लड़ाई की बात है, वो आजादी की लड़ाई में बहुत से, और उसमें वाम दल भी पीछे रहे, उनका हो सकता है विवेकहीनता रही हो, जो भी रही हो, 42 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, और बहुत सारे ऐसे वाकये हुए। और जो पूरा एक सूचीबद्ध तरीके से जो जो टू नेशन थ्योरी थी, वो टू नेशन थ्योरी यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि उसको प्रोत्साहन, देखिए किया तो सब अंग्रेजों ने किया था, इसको ये बात में कोई दो राय नहीं है। देश के बंटवारे का जिम्मेदार 100% जो है वो अंग्रेज हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत के जो सभ्यता है, जो हमारी एकता है, वो एक रहे, हिंदू मुसलमान एक रहे। उसको तोड़ने के लिए उन्होंने, हिंदू मुसलमान से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन तमाम धर्मों के लोग एक साथ रहे, और उसको तोड़ने के भरकस प्रयास किए गए, वो एक था। लेकिन उसको उन्होंने मोहरा बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना को मोहरा बनाया। और उसी तरीके से संघ के भी लोग उस समय ऐसे थे, और ये दर्ज है चीजें, ये कोई मैं और आप कोई इसको मन गढ़ंत बात नहीं है। तो तमाम जगहों के ऊपर लोगों ने कई बार नाराज होकर के, कई बार, और उसमें लाला लाजपत राय भी थे, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के लोग भी नहीं थे। ये बातें कही गई कि भाई जैसे होता है, मनमुटाव होता है तो कहते हैं चलो अलग अलग कर लेते हैं। लोगों ने कभी उस चश्मे से नहीं देखा जिस चश्मे से आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं, कि देश का विभाजन बहुत ही ज्यादा हानिकारक था, एक किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए, 100 में से 100 लोगों के लिए। तो अब आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल प्ले किया, तो भाई उसका आप पूरे तथ्यात्मक प्रमाण दें, मंच से आपने, और वो भी लाल किले से कह दिया। तो मेरे ख्याल से वो एक अपनी बात मनवाने की उन्होंने ठान ली है। और जनमत का या जो लोगों का भावनाएं हैं या इतिहास है, उसका कोई जो है उसका कोई सरोकार नहीं है। और ये भी एक बड़ा गंभीर, क्योंकि जब हम एक अपने आप को एक विकसित देश बताते हैं, डेवलप एक सभ्यता बताते हैं, तो हमें सच और जो चीजें सच नहीं है उसका ख्याल रखना चाहिए। कह सकते हैं कि भाई हमने उस समय हमारी मंशा ये थी, हम ऐसे नहीं कर पाए। जैसे उमा जी अभी कह रही है कि सबसे बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, तो ये पूरे भाजपा के लिए बहुत अच्छी बात है, सब इसको कहें, हम सबको अच्छा लगेगा। लेकिन सर ये जो जो पीएम जब लाल किले से बोलते हैं या इस तरह के जो आधिकारिक सरकारी इवेंट्स होते हैं, उस पर तो दुनिया भर की निगाहें रहती हैं। खाली वो हिंदुस्तानियों के लिए तो होता नहीं है। वो तो वर्ल्ड वाइड आप एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब इस तरह की बातें अगर बोली जाएँगी तो आरएसएस के बारे में जो विदेशों में छवि है, अब अच्छी है बुरी है जैसी भी है, आप कहीं न कहीं उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। उसका असर तो हमारा विदेशी जो दूसरे मुल्क हैं उनके संबंधों पर भी तो पड़ सकता है सर। जी, जी, देखिए उसके बहुत सारे आयाम हैं। सबसे बड़ी बात देखिए आपको समझने की है, और आपके माध्यम से मतलब मैं अपने जो हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा। देखिए लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है, मर्यादा, जो प्रोप्राइटी होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कई बार कानूनी दृष्टिकोण से हर चीज़, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो याचिकाएँ जाती हैं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ कि अदालत में आपको ये बात थोड़ी अटपटी लगी। हर चीज़ का फैसला कानून कचहरी से नहीं होता है। मर्यादा, आस्था, जो हमारी जो संस्कार, ये बहुत सारा रोल प्ले करते हैं। ब्रिटेन में आप देखिए, जहाँ से हमने ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली है, वहाँ के ऊपर कोई संविधान कोई लिखित में नहीं है।
तो वहां के ऊपर जो कन्वेंशन प्रैक्टिस, जो ये जिसको मर्यादा या प्रोप्राइटी की बात करते हैं, तो प्रोप्राइटी जो है वो कानूनी चीजों से ज्यादा उसकी अहमियत होती है। तो हमारे लोकतंत्र में भी, क्योंकि हमने ब्रिटेन से सिस्टम लिया है, वहां पर देखिए कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जो है वो दल बदल नहीं करता। दल बदल एक बड़ा जनता जनार्दन में बड़ा एक जघन्य अपराध समझा जाता है। कोई वहां कल्पना नहीं कर सकता ब्रिटेन में लोग पैदा होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, वो लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी या लिबरल पार्टी उससे जुड़े रहते हैं, चाहे वो पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे। हमारे यहाँ कितनी आसानी से दल बदला जाता है और जनता भी उसको फिर से चुन के, वही सरकार हमने देखा कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, कई जगह इस तरह से चीज होती है, वही लोग जीत के आ जाते हैं। तो ये गंभीर मुद्दे हैं, इसका आत्मचिंतन की जरूरत है हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर के ऊपर, क्योंकि इसमें इसको जो है आप अदालत में जाके नहीं कह सकते कि जो अमुक प्रधानमंत्री ने ये लाल किले से ऐसी बात कह दी जो सत्य से परे थी। तो यही मीडिया का रोल होता है यहाँ पर, जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं वो माने रखते हैं, उसी से दबाव होगा। अगर हम बिल्कुल कहेंगे सब चलता है तो चलता ही रहेगा। तो ये गंभीर मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता को ही इसका जवाब देना होगा। लेकिन मगर और जनता जवाब देती भी है। जी जी देखिए मैं आपको बताऊं, प्रोपेगेंडा की आपने मोटे मोटे तौर पे विषय से मैं हट नहीं रहा हूँ ना बच रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ये प्रोपेगेंडा की बात होती है, चाहे वो आरएसएस की बात हो, ये देखिए जो लोग आपातकाल का विरोध कर रहे हैं, उसी मन से आपातकाल का भी विरोध हुआ। आपातकाल क्यों बुरा कर, आपातकाल का तो प्रोविजन संविधान में है, किसी राजनीतिक दल ने आपातकाल को हटाया नहीं है कि आपातकाल का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, संविधान से उसको हटा दो, खारिज कर दो, वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उनको लगता है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब क्या होता है कि आपातकाल के जो जो कारनामे, जो काली करतूतें हुई थी, उस काली करतूतों में सबसे ज्यादा ये हुआ था कि सच और इंसाफ जो था वो एक तरीके का कैजुअलिटी बन गया था, उसको उसके ऊपर बराबर चोट पहुंचाई गई थी। तो अब वो चोट दूसरे तरीके से पहुंचाई गई, आज भी वही चोट पहुंचाई जा रही है, इसीलिए लोग कहते हैं कि अघोषित आपातकाल वाली स्थिति है। तो जो जो उस पर इंदिरा गांधी का जो पूरा इलेक्शन मशीनरी थी, या जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहा था। प्रोपेगेंडा में सब चीजें सही, गलत चीजों को सही बता रहा था, जिसमें नसबंदी और दुनिया भर के प्रोग्राम शामिल थे। आज हमें ये सोचना है, और मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, कि आज जो ये सरकार कर रही है कि आरएसएस का एक बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में रोल था या उनका बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, तो ये चीज ये जनता को सोचनी चाहिए और तय करनी चाहिए। अपने दाएं बाएं देखें और पता करें, इतिहास के पन्नों से देखें कि क्या रोल था। पर ये बात तो सच है ही सर कि जब मुल्क तकसीम हुआ उस वक्त पे तो हिंदू महासभा और ये जो मुस्लिम लीग है, इनकी सरकार थी कुछ राज्यों में, बंगाल समेत। जी जी, मिलकर सरकारें बनाई और उसमें कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्र में मंत्री रहे, और उन्होंने बहुत सी चीजों का, जो खासतौर से भारत जो यूएन में कश्मीर के मुद्दों पे गया, उसमें उनका समर्थन था, तमाम मामले हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल दूसरे टाइप का नैरेटिव, क्योंकि हमारे देश में लोगों को सत्य और सच्चाई को जानने में या पढ़ने लिखने को, किताबों को पढ़ने से रुचि कम हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, मतलब मोबाइल के जरिए बहुत सी झूठ और फरेब पहुंचाया जाता है। मैंने तो पूरी किताब इसी संदर्भ में लिखी, उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री, राजकमल ने छापी, कि जैसे आपको बताओ, एक गौ रक्षा को लेकर के एक आंदोलन होता है 1966 में, प्रदर्शन होता है संसद भवन में। उस समय ज्यादा संसद की सुरक्षा वगैरह नहीं होती थी, तो वो साधु वो पूरे घुस आते हैं, गुजरात गृह मंत्री थे, उस सुरक्षा की चूक होती है, और फिर वहां के ऊपर अराजकता का माहौल होता है, पुलिस आती है, आंसू गैस, लाठीचार्ज और फायरिंग भी होती है। 9 लोगों की एक तरीके से मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि उन लोगों की मौत हो जाती है। हमारे पास मैसेज आया कि साहब कभी 150, कभी 1500, कभी 2000, 3000, संख्या बढ़ती जाती है, कि इंदिरा गांधी के समय वो गोली चली और 3000 साधु मारे गए, 2000 साधु मारे गए, 1500 साधु मारे गए। आप देख लीजिए, हिंदू अखबार है, बड़ा विश्वसनीय अखबार, तमाम अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स में, तमाम हिंदी के अखबारों में, सब जगह उसकी रिपोर्टिंग हुई है उस घटना की, और गुजरात नंदा का त्यागपत्र भी हुआ, और 9 लोग जो थे वो हुए थे। गौवध को लेके मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने हजारों बार, सैकड़ों बार ज्ञापन दे करके, पूरा खिलाफत मूवमेंट से लेकर के बार बार आह्वान किया है कि देश में पूरा एक नेशन वाइड, मतलब काउ स्लॉटर पे पाबंदी, गौवध पे पाबंदी लगनी चाहिए। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने, धर्म गुरुओं ने बार बार आग्रह किया, सरकार नहीं लाती। सरकार क्या कहती है कि साहब ये स्टेट सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट में आता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, विषय से हटा, लेकिन मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या नैरेटिव होता है। तो बात ये आती है कि मुसलमान और गौवध को जोड़ा जाता है,
जबकि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु तो कह रहे हैं कि साहब आप देश भर में इसके ऊपर गौवध कर दो, हाँ गौवध पे पाबंदी लगा दो। क्योंकि जब खिलाफत मूवमेंट था तो मुसलमान उस समय के गांधी जी के आह्वान पे मुसलमान संगठनों ने एक मुसलमानों से कहा कि पूरे देश में आप गौ मांस न खाएं। उस समय तो मिल भी रहा था, अंग्रेज सरकार थी, लेकिन स्वेच्छा से किया, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। 1921 की बात है, आज 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो वो एक उसका पूरा फतवा उन लोगों ने उस समय दिया था। और बार बार आग्रह होता है, आज भी आप किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु से कहे वो छूट नहीं कहेगा कि गौवध पे देश भर में पाबंदी। अब किसी राज्य में मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, तो तस्करी होती है, दुनिया भर के उसमें अनाप शनाप गोरख धंधे होते हैं, जिसको लेकर के वो होता है। तो बहुत बार सरकारें समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती, एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम करना चाहती है जिसपे झूठ रहता है। इंदिरा गांधी ने गौ सेवा आयोग बनाया, उसमें गुरुजी गोलवालकर जो आरएसएस को सदस्य के रूप में गए, आपको जान के हैरत होगी, 1966 में ही। हाँ, वो जो थे वो उसमें उसके मेंबर बन के गए। तो इंदिरा जी की सोचिए, सरकार के इन्हें एक आयोग बना, उस आयोग के भी वो चेयरमैन नहीं बने, सदस्य। चेयरमैन तो ये जो अमूल के जो थे जो संस्थापक थे वो थे, और उसके एक सदस्य के रूप में गुरुजी गोलवालकर थे। अब ये सब बातें कांग्रेस और जो विपक्ष का जो एक उनका पूरा जो उनका इकोसिस्टम है, उनको ये बातें देश को बतानी चाहिए, तभी तो लोग अपना फैसला कर पाएंगे। आरएसएस का विरोध करना केवल प्रेस नोट से या टेलीविजन के माध्यम से नहीं होगा, उसके लिए आपको एक पूरा सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में क्या कहा, बार बार कहा, सरदार पटेल के बारे में जो बहुत चीजें बातें, सरदार पटेल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको देख करके और सुन करके लोग आज बहुत मतलब चौंकेंगे और हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने तो बैन भी कर दिया था 1948 के बाद सर। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद भी नरसिम्हा राव की सरकार में भी एक नरसिम्हा बार भाई मैं कह रहा हूँ, नरसिम्हा राव ने बैन किया। तो ये जो जिनको वो अपना एक युग पुरुष टाइप मानने की कोशिश करते हैं कि अपने थे, सरदार पटेल अपने थे, सरदार पटेल पूरे जीवन कांग्रेसी रहे, नरसिम्हा राव पूरे जीवन कांग्रेसी रहे, उसको अपना कहते। अपनों ने ही बैन लगाया भाई, उसको तो एक्सप्लेन करो क्यों बैन लगाया। ठीक बात, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट सवाल पर हम लोग अपनी डिबेट खत्म कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया और बड़े इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इश्यूज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पर अपनी बातचीत रखी। कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं एक बार ये जरूर आप दर्शकों को बता दूं कि राशिद किदवई साहब ने कई सारी किताबें लिखी हैं और हाल में पिछले साल भी एक किताब इनकी प्रकाशित हुई, और मोहसिना किदवई जी पर भी इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, कांग्रेस पार्टी पर भी किताब लिखी है। बल्कि एक बड़ा लेख इनका मैंने अभी पढ़ा हाल में, कांग्रेस पार्टी का जो ये दफ्तर अभी खाली हुआ है, इस पर भी इनका बड़ा लेख है, कैसे बर्मा हाउस था और ये सब। तो बहुत ज्यादा इन्होंने अध्ययन किया है, कई सारी किताबें लिखी हैं। आप इनकी किताबें जरूर पढ़िए और जरूर आप किताब पढ़ने के बाद यू विल फाइंड योरसेल्फ ए मच वाइजर पर्सन। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किदवई साहब, आप आए, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।